हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में फिर से लेके आ गया हूं साइंस का एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोटनी। हम इस वीडियो में पूरे वनस्पति विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हो वनस्पति विज्ञान के बारे में, कभी भी नहीं पढ़े हो, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि वनस्पति विज्ञान कहते किसे हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये जानो कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक मतलब पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है और पुष्पी पौधा जिसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। देखिए, जिस पौधे में फूल और बीज नहीं होता है, फूल जो होता है ना, फूल और बीज वो नहीं होता है, उस पौधे को कहते हैं अपुष्पी पौधा। अपुष्पी पौधा मतलब जिसमें फूल और बीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपुष्पी पौधा कहते हैं। वहां पे अगर आपको ये एग्जाम में पूछेगा ना, तो ये नहीं ऑप्शन देगा कि जिसमें फूल और बीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो वहां पे आपको ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा कि उसे अपुष्पी पौधा कहते हैं। आपको बायोलॉजी में इंग्लिश नेम भी याद रखना है, और पुष्पी पौधा को इंग्लिश में क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिस पौधे में फूल और बीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। पादप मतलब क्या, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जगत का सबसे बड़ा जो समूह होता है वो होता है थैलोफाइटा। क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। अगला पॉइंट है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन जैसे पढ़ा जाता है, जिसमें शैवाल का स्टडी किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है क्या, फाइकोलॉजी। आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। और क्लोरेला शैवाल जो है इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित कर देता है। ये देखिए क्या है, माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका नामक शैवाल जो है ये अच्छा पानी को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। कौन सा शैवाल, तो माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका नामक शैवाल ये स्वच्छ जल को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, खराब कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। अगर आपको नहीं याद है ना, अगर आपको नहीं याद होता है ये, तो मैं आपको ये ट्रिक देता हूं। देखिए, कवकों का अध्ययन, कवकों के मतलब इसमें आ रहा है कब। जैसे आप यानी कि जो पति होता है अपनी पत्नी को बोलती रहती है बार बार कि तुम कब जाओगी मायके, कब जाओगी मायके। तो कब से कवक और मायके, कब जाओगी अपनी मायके। तो मायके से आपको याद रखना है माइकोलॉजी, मायके से याद रखना है माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कब जाओगी मायके मतलब कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ये आपको ट्रिक से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो काइटिन की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये सेल वॉल, ये केवल पाया जाता है पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए अब यहां भी अन्य यानी कि लोग नहीं जानते हैं पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है। देखिए पादप कोशिका यानी कि जो पेड़ पौधे की कोशिका है उसे कहते हैं पादप कोशिका। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में हम सब आ जाते हैं, जितने जानवर है वो सभी आ जाते हैं जंतु कोशिका में। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल यानी कि पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। और कवकों में जो संचित भोजन होता है, जमा भोजन होता है, वो ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है कवकों में संचित भोजन? तो ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। ये सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु जिसको कहते हैं वायरस, इसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है। यहां से आपको कुछ कुछ ही सवाल बनते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना है विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को अभी मैंने बताया कब जाओगी मायके, मतलब कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, विषाणु का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। विषाणु यानी कि वायरस, इसका जो आकार होता है ना, इसका साइज जो होता है वो 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है इसमें कि जंतु विषाणु के डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। जंतु विषाणु इसके डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। जो जंतु जो वायरस होते हैं ना, जंतु में वायरस, उसमें डीएनए भी होता है और आरएनए, ये दोनों होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेना है, तो ध्यान में रख लेना है। अब देखिए अगला पॉइंट, पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए रहता है। पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के वायरस के केंद्र में क्या होता है, आरएनए होता है। और जंतु मतलब हम सब के विषाणु के डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। विषाणु ये वायरस बहुत ही खतरनाक चीज होता है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, मतलब बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के अध्ययन को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी में ज्यादातर इंग्लिश नेम ही पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको जीवाणु विज्ञान ज्यादा क्वेश्चन में नहीं रहता, आपको पूछा जाएगा कि उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हुक ने किया था। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, ल्यूवेन हुक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेन हुक ने किया था। अगला पॉइंट है, जीवाणु नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया था। और जीवाणु का नाम 1829 ईस्वी में दिया था, किसने दिया था, एहरेनबर्ग ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कोलरा एवं क्षय रोग, जिसको बोलते हैं टीबी वाला रोग, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। कोलरा एवं क्षय रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। ये रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसका, 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज किया था। रेबीज जो कि कुत्ता, बिल्ली, ये सभी काटने से फैलता है, तो रेबीज का टीका की खोज किया था किसने, लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। और कब किया था, तो 1890 में किया था, 1890 ईस्वी में किया था। और देखिए
ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वनस्पति विज्ञान, और भी मैं साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। तो अगर और भी आप लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकोगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चुराइजेशन का मतलब होता है कि दूध को गर्म करना, दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं, ताकि दूध में जो यानी कि जितने भी कीटाणु होंगे वो सीधे मर जाते हैं। तो दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुराइज किया जाता है। दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुराइज किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला पॉइंट है, देखिएगा, साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। जो जीवाणु होती है, बैक्टीरिया, उसकी कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला पॉइंट है, राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है। दलहन वाले जो पौधे होते हैं उसके जड़ों में होता है राइजोबियम। दलहन मतलब जिस से दाल बनता है, उस पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो वायुमंडलीय N2 नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप एक साल में कम से कम एक बार दलहन का पौधा अपने खेत में जरूर उगाओ, ताकि अगर हम एक बार दलहन का पौधा उगाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि पेड़ यानी कि खेत में ना नाइट्रोजन बढ़ेगी, फिर यानी कि खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, ताकि अगर और भी हम फसल रोपेंगे ना तो वो अच्छा से होगा। तो दलहन का पौधा खेत में रोपना चाहिए जी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। अब देखिए दूध से दही बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस ये जो है दूध से दही बनाने में सहायता करता है। ये लैक्टोबैसिलस ये अम्ल होता है जो कि दूध से दही बनाने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है, ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। मृदा अपरदन, देखिए मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। मृदा का मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता करता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या करता है? मिट्टी के कटने से उसे बचाता है, मिट्टी को कटने से बचाता है ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जैमिमिया पिग्मिया है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया है। कौन सा है? जैमिया पिग्मिया है जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा। अगला पॉइंट है, जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत बीज कहा जाता है। और जब बीज ना फल के अंदर होते हैं, जिस फल में बीज होता है उसे आवृत बीजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आवृत बीजी कहा जाता है, जिस फल के अंदर बीज होता है। अगला पॉइंट है, फ्लोएम भोज्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा होता है ना, तो पेड़ पौधा की पत्ती में खाना बनता है। कहाँ खाना बनता है? तो पेड़ पौधा की पत्ती में खाना बनता है। अब खाना बनता है पत्ती में बनता है, अब उस खाना को पत्ती से चाहिए पेड़ पौधे के सभी भाग में, तो उसको कौन ले जाता है? उसको ले जाने का काम करता है फ्लोएम।
कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वही बोला गया था यहाँ पे कि फ्लोएम ये भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थ मैंने जो खाना बनाता है पत्ती, उसको पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक ले जाता है फ्लोएम। अगर आपसे पानी को पूछे कि पानी को जड़ से ऊपर मतलब सब पेड़ पौधे के सभी भागों में कौन ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है एथिलीन फलों को पकाने में सहायता करता है। फल जो होता है ना, फल उसको पका यानी कि पकाता कौन है? तो एथिलीन पकाता है, एथिलीन पकाता है। एथिलीन ये हार्मोन है जो कि फल को पकाने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है जाइलम जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। अभी मैंने बताया कि पानी मतलब जल को पेड़ पौधा के जड़ से लेकर पत्ती तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। और खाद्य पदार्थों को पत्ती से लेकर सभी अंगों तक पहुंचाता है फ्लोएम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट, यहां पे देखो आप लोग अगला पॉइंट है फाइलम, जिसे फ्लोएम ही कहते हैं, फाइलम नहीं फ्लोएम। खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। फाइलम जो होता है ना, ये खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? फाइलम। अगला पॉइंट है एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ये जो एथिलीन है ये एक हार्मोन, अभी मैंने बताया था कि फल को पकाने में कौन सहायता करता है? एथिलीन करता है। ये एक गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एथिलीन। अगला पॉइंट है पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। मतलब पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान में क्या करते हैं कि जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिक को सर्वप्रथम SAG टेंसली ने परिभाषित किया था। और पारिस्थिति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? उसकी परिभाषा को किसने दिया था? तो AG टेंसली ने दिया था। किसने दिया था? AG टेंसली ने दिया था। अगला पॉइंट है सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन, उसको कराने में कौन उत्तरदायी होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2, ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड होता है अम्ल वर्षा को यानी कि कराने के लिए। तो अम्ल वर्षा को कराने के लिए सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को मृतक वायु कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मृतक वायु। अगर आपसे पूछे मृतक वायु किसे कहते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। एगो ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, अब दो गो ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। हरित गृह प्रवाह किसे कहते हैं? नहीं देखे होंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। हरित गृह प्रवाह जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है CFC जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन मंडल को नष्ट करता है। ओजोन मंडल आप लोग पता होगा कि ओजोन परत होता है जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हम सबको बचाता है, तो उसको नष्ट कर देता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट कर देता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर, हम सबके घर में जो यूज होता है ना रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और AC, वो सबसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत को नष्ट कर देता है। और ये ओजोन मंडल किस में पाया जाता है? समताप मंडल में ये ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, या फिर इंग्लिश में बोलना है तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत ये सूर्य के किस किरण से हम सबकी रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरण से। अगला पॉइंट है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन, फल के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? तो पोमोलॉजी कहते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था।
यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कहाँ से हुआ था? भोपाल में हुआ था। आप लोगों को पता होगा भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। बहुत अधिक मात्रा में हानि हुई थी। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। देखो भाई, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग ना मेरे मेहनत के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है साइंस का, मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइटस कहलाता है। मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरोफाइटस कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोफाइटस कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा ल्यूकैलिप्टस है। क्या है? तो ल्यूकैलिप्टस सबसे बड़ा जो आवृतबीजी पौधा होता है वो होता है ल्यूकैलिप्टस। ल्यूकैलिप्टस आप लोग देखे होंगे, बहुत ही लंबा पौधा होता है, बहुत यानी कि सफेद सफेद पौधा होता है वो। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा होता है? ल्यूकैलिप्टस होता है। अगला पॉइंट है साइंस का, इसमें कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना है। और सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन है? लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा ल्यूकैलिप्टस और सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना। ये जलीय पौधा है, जल में उगने वाला पौधा है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला पॉइंट है, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। देखिए, सबसे छोटा गुणसूत्र बोले तो शैवाल में होता है और सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। किसमें होता है सबसे लंबा गुणसूत्र? ट्राइलियम में होता है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा जेमिया पिगमिया है। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा माने उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, वो वाला पौधा जो है, यानी कि सबसे छोटा नग्न जीवी पौधा वो जेमिया पिगमिया का होता है। किसका होता है? जेमिया पिगमिया का होता है। अगला पॉइंट है, जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया जाता है। जिब्रेलिन ये एक पादप हार्मोन है जिसको सबसे पहले कहां से प्राप्त किया जाता है? तो कवक से प्राप्त किया जाता है जिब्रेलिन को। अगला पॉइंट है, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होता है? सोयाबीन में होता है प्रोटीन की मात्रा। अगला पॉइंट है, पत्तों की कोशिका में पर्णहरित होता है। पत्तों मतलब जो पत्ती होती है ना, उसकी कोशिका में पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल रहता है। और इसी के कारण तो पौधों की पत्ती हरा होता है। पर्णहरित के कारण ही ना पौधों की पत्ती क्या होता है? हरा होता है। तो पत्तों की कोशिका में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है। अगला पॉइंट है, पौधे सूर्य की प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, अपने मतलब अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन जिसमें करते हैं ना उसको एंथोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है, फूल पौधा का जनन अंग होता है। पौधे का जनन अंग कौन होता है? तो फूल होता है। फूल से ही पौधा जनन करते हैं। अगला पॉइंट है, पुमंग फूल का नर जनन अंग है। जो पुमंग होता है ना, ये फूल का नर जनन अंग होता है। पुमंग क्या होता है? फूल का नर वाला भाग होता है। और जो जयांग होता है ये फूल का मतलब स्त्री वाला भाग होता है, मादा जनन अंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पौधा का जनन अंग कौन होता है? फूल होता है। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और फूल का नर जनन अंग पुमंग होता है और फूल का मादा जनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर होता है, जिसको कहते हैं जयांग कहते हैं। ये सभी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला पॉइंट है, नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। संयुग्मन मतलब मिलना। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं ना, इसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला पॉइंट है, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो मिलने के बाद युग्मनज बनता है।
युग्मनज जिसको बोलते हैं जाइगोट वो बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना वो केवल हरे पौधे में ही होता है, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं उसी में तो सिर्फ क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की भी सहायता से करते हैं। तो क्लोरोफिल होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। तो प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में ही बनते हैं, और जो पौधे होते हैं ना वो प्रकाश संश्लेषण के ही सहायता से अपना खाना बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है पौधे रात्रि में स्फुरदीप्त द्वारा चमकते हैं। पौधे रात्रि में जो है मतलब रात के समय में स्फुरदीप्त द्वारा चमकते हैं। किसके द्वारा चमकते हैं? स्फुरदीप्त के द्वारा चमकते हैं। अगला पॉइंट है जीन को आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। आनुवांशिकी की इकाई किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम से होता है। खाद्य पदार्थों का संवहन मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है ना उसको परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखना है आपको। क्लोरोफिल जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला पॉइंट है ईस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थ में होता है। ईस्ट का उपयोग जो है ना बेकिंग पाउडर तथा पेय पदार्थ में किया जाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण होती है सूर्य के प्रकाश में, और आप लोग देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश में भी बहुत तरीके का प्रकाश होता है। कभी सूर्य का प्रकाश लाल होता है, कभी सफेद हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर ना लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। किसमें होती है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट है चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। चाय यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं टी, इसमें थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। इसी के कारण तो चाय को पीते हैं, कॉफी को पीते हैं तो हमें ताजगी महसूस होता है, थीन और कॉफीन के कारण, क्योंकि चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन, इसलिए चाय और कॉफी पीने से ताजगी महसूस होती है। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये मैंने अभी बताया कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला पॉइंट है जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे औसत फल कहते हैं। देखिए फल को कौन बनाता है? अंडाशय। अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। अगला पॉइंट है जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। देखिए जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसको सत्य फल कहते हैं, और जिस फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी और अंग से होता है उसे कहते हैं सत्य फल कहते हैं। अगला पॉइंट है सेब, कटहल, नाशपाती एक असत्य फल है। जो सेब है, कटहल है, नाशपाती है, इसे कहते हैं असत्य फल। क्यों? क्योंकि इस फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, फूल के किसी और भाग से होता है, इसलिए सेब, कटहल, नाशपाती ये सभी असत्य फल है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में और सबसे कम होती है बैंगनी प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कब होती, किस प्रकाश में होती है? बैंगनी प्रकाश में। अगला पॉइंट है निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है, और फल बनता है अंडाशय से, और ये निषेचन के बाद बनता है। अगला पॉइंट है नारियल में परिकीर्णन पानी द्वारा होता है। नारियल में जो परिकीर्णन होता है यह किसके द्वारा होता है? पानी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नारियल में परिकीर्णन पानी द्वारा होता है। अगला पॉइंट है राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो है
ये दलहन के पेड़ जड़ में पाए जाते हैं। ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो दलहन का पेड़ रोपना चाहिए, यानी कि खेत में पौधा उसका लगाना चाहिए, क्योंकि दलहन के जड़ में राइजोबियम होता है जो कि नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो जब हम खेत में दलहन का पौधा लगाएंगे साल में एक बार, तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। जब खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि और भी फसल रोपेंगे तो क्या होगा, अच्छा से फसल होगा। तो इसलिए यानी कि जो दलहन के जड़ में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। अगला पॉइंट है, खीरा में नर तथा मादा फूल अलग अलग होता है। खीरा जो होता है ना, कुककंबर, इसमें नर तथा मादा फूल जो है ये अलग अलग होता है। अगला पॉइंट है, हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे निकलता है, पानी से निकलता है ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है। क्यों निकलता है, क्योंकि पानी का सूत्र होता है H2O। अब इसमें ऑक्सीजन O मतलब क्या है, ऑक्सीजन है ना, इसलिए ऑक्सीजन निकलता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो केवल दिन में होता है। क्यों होता है दिन में, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब सूर्य का प्रकाश कब निकला रहेगा, दिन में ना निकलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। अगला पॉइंट है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, हरा प्रोटोजुआ को परामीशियम के नाम से जाना जाता है। जो हरा प्रोटोजुआ है ना, उसको परामीशियम के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं, और एक जलीय पौधा को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय पौधा को। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन, जिसको पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला पॉइंट है, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो सेब से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तने की वृद्धि की दर को सही रूप से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, ऑक्जिन एक पादप हार्मोन। ऑक्जिन क्या है, तो एक पादप हार्मोन होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ना फास्फोग्लिसरीन अम्ल होता है। अगला पॉइंट है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है, और पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन का मतलब कि पेड़ पौधे में जो जल होता है वो बाष्प के रूप में पत्ती से निकल जाता है। इसकी क्रिया कहाँ होती है, पत्ती में होती है। पत्ती में जो पानी होता है ना, वो बाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, जो कि पत्ती में होता है। अगला पॉइंट है, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो पेड़ होता है वो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। कहां पढ़ रहे थे हम सब, यहाँ। तो अगला पॉइंट है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन। अब इस पहले वाला क्वेश्चन में भी बताया था, प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष होता है। सबसे लंबा जो वृक्ष होता है वो सिकोया का होता है। और प्याज तने का परिवर्तित रूप है। प्याज जो है ना वो तने से ही बनता है, तना जो ही बदलकर प्याज बनाता है। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है, और सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो साइकस में होता है। और बीजांड किससे बनता है, तो बीज से बीजांड बनता है। अगला पॉइंट है, लाइकन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है। कवक और शैवाल जब दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को बोलते हैं लाइकन। मतलब लाइकन का दो प्रकार, कवक और शैवाल होता है। अगला पॉइंट है, अफीम कच्चे फलों के लैक्टस से प्राप्त होता है। जो होता है ना अफीम,
वो कच्चे फलों के लैक्टस से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बैसिलस में मेगाथीरियम है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है वो बैसिलस मेगाथीरियम है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है चावल एवं गेहूं सोलेनेसी कुल के पौधे, चावल एवं जो गेहूं है वो सोलेनेसी कुल के पौधे में आते, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है जड़ की कोशिका भित्ति में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और जल की कोशिका भित्ति में जो उपस्थित लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है गन्ने की चीनी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के संयोग से बना होता है। आप लोगों को पता होगा चीनी बनता है, गुड़ बनता है, ये सभी गन्ने के रस से ही बनता है, तो ये बनता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के संयोग से बनता है। तो ये हो गया आपका वनस्पति विज्ञान पूरा खत्म। अब देखिए इसके अगले वीडियो में हम ये वाला टेस्ट लगाएंगे, यानी कि वनस्पति विज्ञान का। तो अगर आपको ये टेस्ट लगाना है ना, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन है इसका, 40 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9006, किस पर 9006131335, इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके टेस्ट वाले वीडियो में। और आप लोग ना प्यारे प्यारे कमेंट करना, तो मैं आपको आपका नाम अगले टेस्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।